मैं आपको समझाने जा रहा हूं दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वेयर द फर्स्ट टर्म इज मशीन कोड and the second term is byte code, right? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है तो, क्योंकि ये जो वर्ड है ये बड़ा ही नया होगा आपके लिए, और मैं ये मानते हुए कोर्स कंडक्ट कर रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग की कोई खास नॉलेज नहीं है, छोटे मोटे प्रोग्राम बस आपने सी में बनाए हुए हैं, है ना? तो ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन मशीन कोड एंड द करस्पॉन्डिंग बाइट कोड। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, इन प्रोग्रामिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन? बोलिए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में मशीन शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन इन कंप्यूटर्स? वेरी गुड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन इन कंप्यूटर्स इज द एनवायरनमेंट, ये वो एनवायरनमेंट है या प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, इन विच आवर कोड इज रनिंग। आपका कोड जिस प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है उसको हम लोग कंप्यूटर्स में मशीन बुलाते हैं। बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत सही लिख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, मशीन का सिंपल मीनिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन। इन दो को आप कंबाइन कर दीजिए तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में वर्ड बनता है मशीन। जबकि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, मशीन मतलब कंप्यूटर, मशीन मतलब हमारा लैपटॉप। बिल्कुल नहीं, मशीन पूरे लैपटॉप को नहीं बोलते हैं, मशीन आपके लैपटॉप की सिर्फ दो चीजों को बुलाते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सीपीयू, क्योंकि इन्हीं का कॉम्बिनेशन किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। तो सीपीयू और ओएस के कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर साइंस में नाम दिया जाता है मशीन। अब आता है अगला वर्ड विच इज कॉल्ड एज द वर्ड मशीन कोड, राइट? अगर मैं किसी सी के स्टूडेंट से पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन कोड, तो मुझे सी जानने वाला हर स्टूडेंट बोलेगा सर मैंने तो सुना है मशीन कोड का मतलब बाइनरी कोड होता है, विच इज नथिंग बट द कोड ऑफ जीरोस एंड वंस। हमारे प्रोग्राम को 0 1 में कन्वर्ट कर देना, हम मानते हैं हमारे प्रोग्राम का बन गया है मशीन कोड। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अधूरी जानकारी है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग पार्ट समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आज दुनिया की सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस क्यों इस बाइट कोड के कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रही हैं, क्यों मशीन कोड का कॉन्सेप्ट अब आउटडेटेड होता जा रहा है, और क्यों बाइट कोड का कॉन्सेप्ट दुनिया में बेहद पॉपुलर हो रहा है। तो सुनिए मशीन कोड के बारे में एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। आप सबको यह पता होगा कि आप जब सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो आप इस प्रोग्राम को बुलाते हैं सोर्स कोड, है ना? ये आप अपने प्रोग्रामिंग के डे 1 से जानते होंगे। द प्रोग्राम विच वी राइट इन सी इज बेसिकली कॉल्ड एज सोर्स कोड। आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम होगा कि आपका ये सोर्स कोड कंपाइलर नाम के सॉफ्टवेयर के पास जाता है, और कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर आपके इस सोर्स कोड का कन्वर्ट करके बना देता है समथिंग विच इज कॉल्ड एज द मशीन कोड, राइट? लेकिन आपने इससे आगे की बात पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आपने इससे आगे की बात पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा। सुनिए इससे आगे की बात कौन सी है। इमेजिन करिए आपके पास जो कंपाइलर है वो टीसी नाम का यानी टर्बो सी नाम का कंपाइलर है। अब मैं आप सबको बता दूं, ये जो टर्बो कंपाइलर लिखा गया है, डिजाइन करा गया है, ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए करा गया है। ये जो टर्बो कंपाइलर बनाया गया है ना, ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया है, और ये टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड जनरेट करता है, उस मशीन कोड को दुनिया में सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है, एंड आई होप आपने उसका नाम कभी ना कभी सुना होगा। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है डॉस। फुल फॉर्म पता है डॉस का आपको? डॉस का फुल फॉर्म आपको पता है? डॉस वर्ड स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दुनिया का एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जो 16 बिट के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। कहने का मतलब, अगर आपने सी लैंग्वेज में कोई बहुत अच्छा गेम डिजाइन करा, सपोज करिए आपने बहुत तगड़ा बहुत जबरदस्त सी लैंग्वेज में एक गेम बनाया टर्बो कंपाइलर पे, टर्बो कंपाइलर में आपने इस गेम को कंपाइल करा, आपको पता है कंपाइलर आपके प्रोग्राम की बना देगा .exe फाइल, कंपाइलर इसको exe में कन्वर्ट कर देगा,
लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो EXE फाइल है, क्योंकि ये टर्बो कंपाइलर में बनी है और क्योंकि टर्बो कंपाइलर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बना है, ये EXE फाइल सिर्फ डॉस पे एग्जीक्यूट हो सकती है। कल को अगर आप इस EXE फाइल को लिनक्स के ऊपर ले जाकर रन करने का सोचें तो गौर करिएगा, लिनक्स के ऊपर ये EXE फाइल इंस्टॉल तक नहीं होगी, इंस्टॉल तक नहीं होगी। बताइए क्यों? जल्दी बताइए क्यों? क्योंकि लिनक्स एक डिफरेंट मशीन है और डॉस एक डिफरेंट मशीन है। लिनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉस एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मेरा मतलब ये कि हम सब ये जानते हैं कि दुनिया में कंपाइलर्स मशीन कोड बनाते हैं, बट मैं बता दूं ये जो मशीन कोड्स होते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर आपने टर्बो कंपाइलर से मशीन कोड बनवाया है तो टर्बो कंपाइलर द्वारा बनाया गया मशीन कोड दुनिया के सारे ओएस पे नहीं चलेगा, वो सिर्फ चलेगा आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऐसे ही गेस करिए, अगर आपने जीसीसी कंपाइलर यूज करके कोड कंपाइल करा है, जीसीसी कंपाइलर, तो जीसीसी ट्रेडिशनली बनाया गया है फॉर लिनक्स मशीन, तो आपका जो प्रोग्राम कंपाइल होगा वो लिनक्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो पाएगा। कल को आप जीसीसी से कोड कंपाइल करके विंडोज पे ले जाकर रन करना चाहेंगे तो विंडोज उसे आउटराइट रिजेक्ट कर देगी। इसलिए आपने शायद सुना होगा कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं। बताइए, आपने ये शब्द सुना है? सी सी प्लस प्लस के साथ दे आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। आपने इस बात को महसूस भी करा है एज अ डेवलपर? इस बात का फील लिया है आपने? लिया होगा। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए जरा, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन सी? व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन सी? आप मानते हैं इसके दो जवाब हैं? इसके दो जवाब हैं। आप मुझे बोलोगे सर साइज ऑफ इंटीजर इन टर्बो कंपाइलर इज 2 बाइट, साइज ऑफ द सेम इंटीजर इन जीसीसी कंपाइलर इज 4 बाइट। व्हाई? बिकॉज टर्बो is targeted towards DOS and GCC is targeted towards Linux. This is called platform dependency. ऐसे ही मुझे बताइए, टर्बो कंपाइलर में conio.h आती है? टर्बो कंपाइलर में conio.h आती है और नोटिस करिए GCC में conio.h का कोई सपोर्ट नहीं होता है। एज अ डेवलपर अगर आपको conio.h GCC में चलानी है, आपको GCC पे conio का सपोर्ट मिलता ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। तो मशीन कोड के बारे में सबसे खराब बात यह है कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मेरे पास इस समय मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 डली हुई है, मेरे पास मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 डली हुई है, तो अगर मैं सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाता हूं और अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसको कंपाइल करता हूं, तो मैं इस प्रोग्राम को उन्हीं लोगों को सेल आउट कर पाऊंगा, उन्हीं कस्टमर्स को बेच पाऊंगा जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज होगा। अब अगर कोई यूजर मुझे आकर बोलता है मेरे पास मैक है, तो सोचिए मैंने जो सी का प्रोग्राम विंडोज पे बनाया है वो मैक पे नहीं चलेगा, मुझे उसे दोबारा बनाना पड़ेगा फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये करने के लिए मुझे इस प्रोग्राम को मैक के आईडी पे चलाना पड़ेगा, मैक के आईडी पे बनाना पड़ेगा। शायद आपने सुना होगा मैक जो सी का आईडी देता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स कोड, और मैं बता दूं मैक के पास जो सी का कंपाइलर है दैट इज LLVM। मुझे इस LLVM पे जाकर सी के प्रोग्राम को दोबारा करना पड़ेगा कंपाइल, तब जाकर ये मैक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर पाएगा। तो आप सोचिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको अपने प्रोग्राम के उतने वर्जन बनाने पड़ेंगे जितने दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म है। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? ये बात आई समझ में? तो मशीन कोड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मशीन कोड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? चैट विंडो में टाइप कीजिए अगर समझ आ रहा है तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद मशीन कोड इज दैट मशीन कोड्स आर ऑलवेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे चल सकते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पे वो कंपाइल हुए हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पे वो कंपाइल हुए हैं। तो अगर मैंने विंडोज 7 पे कोई प्रोग्राम कंपाइल करा तो उसकी EXE मैं आपको अगर दूंगा तो आपके कंप्यूटर पे वो EXE तभी चलेगी जब आप भी विंडोज यूज कर रहे होंगे। अगर आप मुझे बोलेंगे सर मेरे पास तो लिनक्स है, तो वो EXE चलना छोड़िए लिनक्स पे इंस्टॉल तक नहीं होगी। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? चले आगे। डन। हाँ, कोड ब्लॉक्स में जीसीसी है। कोड ब्लॉक्स में जीसीसी का विंडोज पे जो वर्जन है वो जीसीसी के नाम से नहीं है,
वो मिंग डब्ल्यू के नाम से है। मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कोड ब्लॉक्स जो विंडोज पे आप चलाते हैं ना, उसमें जीसीसी कंपाइलर का विंडोज वाला वर्जन चलता है और उस वर्जन का नाम होता है मिंग डब्ल्यू, MING W। मिंग डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है मिनिमलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक जीसीसी फॉर विंडोज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मिंग डब्ल्यू। आप ये यूज करते हैं कोड ब्लॉक्स अगर आप विंडोज पे चलाते हैं तो। कोई क्लियर बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम होती है मशीन कोड के साथ। मशीन कोड सिर्फ मशीन्स को टारगेट करता है और उन मशीन्स को जिन मशीन्स के लिए कंपाइलर्स बनाए गए हैं। तो जो टर्बो कंपाइलर बनाया गया है वो बनाया गया है स्पेशली फॉर डॉस मशीन्स। जो जीसीसी कंपाइलर बनाया गया है वो बनाया गया है फॉर लिनक्स मशीन। तो अगर मैं जीसीसी में कोड कंपाइल करता हूं तो उस कोड से जो मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है वो विंडोज पे रन नहीं होगी, वो मैक पे रन नहीं होगी, वो लिनक्स पे ही रन होगी। अगर टीसी में कोई कोड में कंपाइल करता हूं तो जो मुझे EXE फाइल मिलती है वो डॉस पे रन होगी, लेकिन वो रन नहीं होगी ऑन लिनक्स, वो रन नहीं होगी ऑन मैक। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ में आया? ठीक। अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट, अब आता है एक नया फंडा, और वो नया कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। अब दुनिया में जितनी नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, जितनी पॉपुलर लैंग्वेजेस आ रही हैं, ये लैंग्वेजेस मशीन कोड नहीं बनाती हैं। ये लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स मशीन कोड नहीं बनाते हैं। ये मशीन कोड की विरोधी हैं, ये मशीन कोड के खिलाफ हैं। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मशीन कोड नहीं बनता है, और नोट्स की चिंता मत करिएगा, ये सब कुछ स्लाइड्स में है, आप सिर्फ सुनिए और डाउट्स पूछिए। तो मैं आपको उन लैंग्वेजेस के नाम बताने जा रहा हूं जो मशीन कोड नहीं बनाती। आई थिंक सबने नाम सुना होगा जावा का। Java is one of the language which never generates machine code. नंबर 1। ठीक, जिस लैंग्वेज के लिए आप एनरोल हुए हैं पाइथन, पाइथन भी कभी नहीं बनाती है मशीन कोड। नंबर 3, आपने अगर सुना हो तो देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड कॉटलिन, जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा की जगह पर गूगल की तरफ से प्रमोट की जा रही है, राइट? कॉटलिन भी नहीं बनाती है मशीन कोड। देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड ग्रूवी, ग्रूवी भी नहीं बनाती है मशीन कोड। आपको जानकर सरप्राइज होगा, देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड पिज्जा, लैंग्वेज का नाम है ये। अपन लोगों को तो खाने वाला पता होता है, बट एक लैंग्वेज भी है जिसका नाम है पिज्जा। पिज्जा भी मशीन कोड डिजाइन नहीं करती है। ये तमाम लैंग्वेजेस जिनके नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये तमाम लैंग्वेजेस दे डू नॉट जनरेट मशीन कोड। अब सवाल आता है, जब ये मशीन कोड बनाएंगी नहीं तो इनमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, इनमें प्रोग्राम रन कैसे होगा? क्योंकि हमें तो ये पता है कि मशीन कोड कंप्यूटर के समझ में आता है, 0 और 1 का कोड कंप्यूटर के समझ में आता है, और जब तक ये 0 और 1 का कोड बनाएंगी नहीं तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो पाएगा? तो अब सुनिए, बगैर मशीन कोड में कन्वर्ट हुए ये लैंग्वेजेस प्रोग्राम को रन करवा कैसे पाती हैं? ठीक है, तो सुनिएगा गौर से। मान लीजिए आपके पास इनमें से कोई एक लैंग्वेज है, अपन पाइथन पढ़ रहे हैं, अपन पाइथन का ही नाम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास पाइथन लैंग्वेज है, राइट? एग्जैक्टली बोलूं तो क्या है आपके पास? आज का लेक्चर अगर समझ रहे हैं तो सही सही बताइए। आपके पास सी पाइथन है। इमेजिन करिए आपके कंप्यूटर में आपने सी पाइथन डाली हुई है, ओके? अब आपने अपने कंप्यूटर में एक सोर्स कोड डिजाइन करा, आपने एक सोर्स कोड डिजाइन करा, ठीक है? आपको पता चलेगा पाइथन में सोर्स कोड का एक्सटेंशन .py होता है। सी में क्या होता है? सी में प्रोग्राम के एक्सटेंशन क्या होता है? .c। जावा में होता है .java, यहां होता है .py। तो मान लीजिए मेरे कोड का नाम है डेमो, तो मैंने बनाया demo.py, ओके? जब आप अपने इस सोर्स कोड को पाइथन में ले जाकर एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन, मेरे एक एक शब्द पे गौर करना, पाइथन में ले जाकर जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं सी पाइथन में, तो सबसे पहले सी पाइथन का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता है। बट याद रखिएगा, सी पाइथन का कंपाइलर बाकी लैंग्वेजेस, C++ लैंग्वेजेस की तरह मशीन कोड नहीं बनाता। आपको आज का लेक्चर समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, क्या सी लैंग्वेज का कंपाइलर मशीन कोड बनाता है? क्या टर्बो कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है? करता है ना?
पाइथन का कंपाइलर मशीन कोड जनरेट बिल्कुल नहीं करता है। पाइथन का कंपाइलर जो कोड जनरेट करता है, दैट कोड इज बेसिकली कॉल्ड एज द बाइट कोड। दैट कोड इज बेसिकली कॉल्ड एज द बाइट कोड। अब अगला डाउट आएगा, सर ये बाइट कोड क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। जब मैं कह रहा हूं ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के किसी मशीन के समझ में नहीं आता। ये दुनिया की किसी मशीन के समझ में नहीं आता। आप मुझे बताइए मशीन मतलब, जल्दी बताइए। आज का लेक्चर अगर समझ रहे हैं तो मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू। तो ये वाला जो बाइट कोड होता है, ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता। अब सवाल उठता है, जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता, तो हमारे विंडोज पे ये रन कैसे होगा? कैसे ये बाइट कोड विंडोज एग्जीक्यूट कर पाएगी? क्योंकि हमने तो सी पाइथन विंडोज पे इंस्टॉल करा है। तो यहां एंट्री होती है एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर की। यहां एंट्री होती है एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम रखा गया है पीवीएम। जिसका नाम रखा गया है पीवीएम। ये जो पीवीएम है, इसका फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। दिस पीवीएम स्टैंड्स फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या करता है ये पीवीएम? गौर से सुनिएगा। इस पीवीएम के अंदर बैठा होता है एक इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर आपके इस बाइट कोड को उठाता है, इसकी एक एक लाइन को उठाता है, जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने को यह बाइट कोड देता है। फिर सुनिए, जब आप पाइथन में सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, तो पाइथन का कंपाइलर मशीन कोड नहीं बनाता। पाइथन का कंपाइलर इसकी जगह बनाता है समथिंग विच इज कॉल्ड एज द बाइट कोड। बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नहीं होते। बाइट कोड्स मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। बाइट कोड को समझना दुनिया में एक ही सॉफ्टवेयर के बस की बात है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। इस पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर बैठा होता है एक इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर आपके बाइट कोड को उठाता है और आपके बाइट कोड को विंडोज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विंडोज, कन्वर्ट करके विंडोज को दे देता है, और विंडोज इसे हैप्पीली रन कर देती है, क्योंकि अल्टीमेटली विंडोज को मिल जाता है मशीन कोड के फॉर्म में उसे बाइट कोड का कन्वर्जन। विंडोज को बाइट कोड नहीं पढ़ना पड़ता, विंडोज को उसकी जगह मिलता है मशीन कोड। अब आप गौर से सोचिए और मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो अपन ये कैसे कह सकते हैं कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? अपन ये कैसे कह सकते हैं कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? इसलिए है क्योंकि सोचिए, ये वाला बाइट कोड, जस्ट अ मोमेंट, ये वाला जो बाइट कोड मैंने बनाया है, ये बाइट कोड अगर मैं लिनक्स के ऊपर ले जाऊं, तो आप मुझे बताइए क्या ये बाइट कोड लिनक्स के ऊपर रन होगा? आप बताइए क्या ये बाइट कोड लिनक्स के ऊपर रन हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। अगर लिनक्स के ऊपर भी अवेलेबल हुआ एक पीवीएम, अगर लिनक्स के ऊपर भी अवेलेबल हुआ एक पीवीएम, तो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में यही कॉन्सेप्ट लगता है। इसका अगर मैं आपको फुल फ्लैश डायग्राम दिखाऊं, तो देखिए ये है इसका डायग्राम। पाइथन में कोड कैसे चलता है, इसका डायग्रामेटिक व्यू देखिए आप, और अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए ये कहानी सी की है, ये समझ आ रही है आपको? जो बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रहा है वो समझ पा रहे हैं? वो सी लैंग्वेज का डायग्राम है। क्लियर है ये डायग्राम? राइट? ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि सी लैंग्वेज में आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं हाई डॉट सी। नोटिस कीजिए, हाई डॉट सी को कंपाइलर कंपाइल करता है और बन जाती है हाई डॉट ईएक्सी। बट ये हाई डॉट ईएक्सी क्या है? ये हाई डॉट ईएक्सी मशीन कोड है। मशीन कोड है तो ये किसके समझ में आएगा? आपके सीपीयू और ओएस के समझ में आएगा। राइट? लेकिन नुकसान क्या है? ये हाई डॉट ईएक्सी आप अगर दूसरे सीपीयू के पास ले जाएं या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ले जाएं, तो वो इस हाई डॉट ईएक्सी को रन करने से मना कर देगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अब आइए पाइथन का डायग्राम दिखाता हूं आपको, पाइथन कैसे काम करती है। ये देखिए, ये टर्बो कंपाइलर के साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डायग्राम समझिए। प्रॉब्लम ये है, टर्बो कंपाइलर से आपने प्रोग्राम कंपाइल करा, टर्बो कंपाइलर ने मशीन कोड बनाया। ये मशीन कोड डॉस और विंडोज पे तो चल जाएगा, डॉस विंडोज का ही पार्ट होता है, तो ये मशीन कोड डॉस और विंडोज पे तो चल जाएगा, लेकिन ये मशीन कोड, गौर करिए, लिनक्स पे नहीं चलेगा। ये मशीन कोड, गौर कीजिएगा, मैक पे भी नहीं चलेगा। समझ में आई मेरी बात?
जल्दी जल्दी बताइए, गिव मी अ यस और नो। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। आ रहा है समझ में सबको? अच्छे से आ रहा है? राइट। आप देखिए पाइथन ने इसमें क्या मैजिक करा है, पाइथन में इसमें क्या चेंजेस करें। ये रहा पाइथन का कंपाइलेशन का मॉडल। जब आप पाइथन में अपना प्रोग्राम बनाते हैं और आप पाइथन के कंपाइलर से इसको कंपाइल करवाते हैं, तो पाइथन का कंपाइलर जनरेट करता है बाइट कोड फाइल। मैं आपको एक्सटेंशन भी बता दूं, सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है पाइथन में? सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पी वाई। पाइथन में बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है PYC। बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है PYC। जिनको जावा आती हो आपको याद होगा, वहां एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। जिनको जावा आती हो आपने पढ़ा होगा, वहां एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। ठीक है। पाइथन में बाइट कोड का एक्सटेंशन डॉट PYC होता है। PYC में सी क्या बता रहा है? सी बता रहा है कि ये कोड कंपाइलर ने जनरेट करा है। दैट इज वाई द वर्ड PYC। ये PYC फिर जाता है पीवीएम के पास। इस पीवीएम के अंदर जैसा मैंने कहा बैठा हुआ है एक इंटरप्रेटर। और ये इंटरप्रेटर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता है? जल्दी बताओ, ये इंटरप्रेटर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता है? वेरी गुड, ये इंटरप्रेटर समझता है विंडोज को। तो ये इस पीवाईसी को कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू विंडोज। यही वाला पीवाईसी जब आप भेजेंगे लिनक्स पे, उबंटू पे, तो यहां भी पाइथन का बैठा होगा एक इंटरप्रेटर। वो इंटरप्रेटर उबंटू यानी लिनक्स को समझता है, तो वो इस पीवाईसी को लिनक्स के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। और ऐसे ही ये पीवाईसी अगर आप मैक पे भेजेंगे, तो मैक पे भी एक इंटरप्रेटर होगा जो मैक के हिसाब से इसको कर देगा कन्वर्ट। तो आप बताइए आपको प्रोग्राम कितनी बार लिखना पड़ा? एज अ पाइथन डेवलपर आपको प्रोग्राम कितनी बार लिखना पड़ा? सिर्फ एक बार, राइट। वो एक बार लिखा गया कोड आप कंपाइल करेंगे एक बार, और आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे रन कर लेंगे। इसलिए हम लोग मानते हैं पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। या कल का लेक्चर याद कीजिए तो मैंने कहा था पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। कहा था मैंने कल आपसे, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म बिहेवियर। डेवलपर का काम पाइथन आसान कर देती है। तो आपने अगर पाइथन में कोई गेम बनाया है, तो आप गेम की कितनी कॉपीज बनाएंगे? गेम की कितनी कॉपीज बनाएंगे? कितने सोर्स कोड बनाएंगे? एक। और अगर आपने वही गेम सी में बनाया, तो कम से कम आप उस गेम को 3 बार लिखेंगे। एक बार विंडोज के लिए, एक बार लिनक्स के लिए, एक बार मैक के लिए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है। और मैं आपको इंटरनल डायग्राम एक दिखाता हूं, वो डायग्राम और पिक्चर क्लियर कर देगा। ये देखिए सी पाइथन का काम करने का तरीका है। नोटिस कीजिए, जैसा मैंने आपसे कहा, जो आप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज डॉट पीवाई फाइल। डॉट पीवाई फाइल को सी पाइथन कंपाइल कर देती है पीवाईसी में, विच इज कॉल्ड एज द बाइट कोड फाइल। और ये बाइट कोड फाइल फिर पीवीएम का इंटरप्रेटर मशीन कोड में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम से करवा देता है रन। बताइए डायग्राम क्लियर हुआ सबको? अच्छे समझ में आया? अब मैंने कल आपसे एक बात बोली थी, उम्मीद करता हूं आप कल का लेक्चर भूले नहीं होंगे। कल मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने आपसे यह भी कहा था ना, ये वाला जो पोर्शन होता है ये प्रोग्रामर से हिडन रहता है। कहा था मैंने आपसे, है ना? इसलिए आप देखते हैं लोग कई बार आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि पाइथन में कंपाइलर थोड़ी ना होता है, पाइथन में तो सीधे इंटरप्रेटर होता है। जबकि सच ये है पाइथन में कंपाइलर भी है, पाइथन में इंटरप्रेटर भी है। और अब आपको समझ में आया पाइथन में 2 ट्रांसलेटर क्यों होते हैं? अब आपको समझ में आया 2 ट्रांसलेटर क्यों होते हैं? ताकि पाइथन का कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे में काम कर सके। पाइथन का कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे में काम कर सके। बिल्कुल देख सकते हैं बाइट कोड, और मैं आपको दिखाऊंगा ये बाइट कोड कैसे देखा जाता है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही तो आप इस कोर्स में एक्स्ट्रा सीखेंगे। बहुत कम जगहों पर यह बताया जाता है कि बाइट कोड पाइथन में कैसे देखा जा सकता है। आई विल टेल यू कि हम इस बाइट कोड को कैसे देख सकते हैं। आप बस पहले प्रोग्राम तक रुक जाइए, लेट मी एग्जीक्यूट द फर्स्ट प्रोग्राम, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बाइट कोड को देख सकते हैं। विशाल, पीवीएम्स आर अ पार्ट ऑफ पाइथन। आप जब पाइथन डाउनलोड करोगे तो उसमें पीवीएम आएगा। जब आप पाइथन का इंप्लीमेंटेशन डाउनलोड करोगे ना विशाल, तो पीवीएम मिलेगा आपको। गॉट इट? यस यस, वी कैन सी द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन। बताऊंगा मैं आपको, 2 दिन का पेशेंस रखिए, मैं जरूर बताऊंगा। क्लियर हुआ?
आइडल बताऊंगा मैं, डाउनलोड जब करूंगा तो बताऊंगा आइडल का है। आइडल पीएसएफ की तरफ से दिया हुआ आईडी है, ये नहीं पीवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। रजत पीवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। तो आप सोचो सी पाइथन के भी 3 वर्जन होंगे ना, सी पाइथन फॉर विंडोज, सी पाइथन फॉर लिनक्स, सी पाइथन फॉर मैक, होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हर एक के अंदर एक एक इंटरप्रेटर है जो आपके बाइट कोड को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करता है। क्लियर? एक कंपाइलर एक इंटरप्रेटर। जेआईटीसी के पास है 2 कंपाइलर और 1 इंटरप्रेटर, बाकी सबके पास एक कंपाइलर और 1 इंटरप्रेटर है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ? ठीक, तो अब आप मुझे बताइए फाइनली पाइथन के इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के बेनिफिट क्या हैं और नुकसान क्या हैं? बताइए तो जरा। बेनिफिट तो आपको समझ में आ गया, पाइथन के इस बिहेवियर का बेनिफिट तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या बेनिफिट है बताइए, क्या लिख दें? पाइथन के इस तरह से कंपाइल और रन होने का बेनिफिट क्या है? कोड बिकम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैन आई से दिस? राइट? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं अ डेवलपर हैज टू राइट द प्रोग्राम ओनली वंस? अ डेवलपर हैज टू राइट द प्रोग्राम ओनली वंस। हमें प्रोग्राम सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा और बाकी ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम हर पीवीएम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा। राइट? अच्छा, ड्रॉबैक बताइए क्या है? 2 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक बताइए। पहला, आपका कोड तभी रन होगा, आपका कोड तभी रन होगा जब टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे पीवीएम अवेलेबल हो। मानते हैं? व्हेन टारगेट ओएस हैज अ पीवीएम। एग्री करते हैं? अगर आपने पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो आपको आपके कस्टमर को यह बोलना पड़ेगा कि उसे भी अपने कंप्यूटर में पाइथन का इंप्लीमेंटेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आपका ये बाइट कोड वहां जाकर रन होगा, है ना? सेकंड ड्रॉबैक बताइए क्या है? आप मानते हैं स्पीड स्लो होगी? आप मानते हैं स्पीड स्लो होगी? क्यों स्लो होगी स्पीड? क्योंकि कोड 2 बार कन्वर्ट होगा। कोड 2 बार कन्वर्ट होगा। पहली बार कन्वर्ट होगा सोर्स कोड से बाइट कोड में, और दूसरी बार कन्वर्ट होगा बाइट कोड से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। हुआ क्लियर? राइट? सो दिस इज बेनिफिट ऑफ बाइट कोड, राइट? एंड दीज आर ड्रॉबैक ऑफ बाइट कोड। लेकिन ये ड्रॉबैक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इस बात से साबित होता है कि दुनिया में जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस लॉन्च हो रही हैं, दे ऑल आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड्स। They don't have the concept of machine code. Is this point clear? हम बाइट कोड को रन करेंगे तो भी इंटरप्रेटर ही रन करेगा उसे। हम बाइट कोड को रन करेंगे ना तो भी इंटरप्रेटर ही उसको रन करेगा। यस, नेक्स्ट लेक्चर में आशीष यही सीखेंगे अपन।